दोस्तों फाइनली चांदी का भाव 2 लाख रुपए पर केजी पहुंच गया है। 1 किलो चांदी 2 लाख रुपए की हो गई है। यस, कल MCX का भाव आप देखिए 1,99,182 रुपीज था। अब फिजिकली ज्वेलर के पास जाओगे 2 लाख में भी चांदी नहीं मिलेगी, प्रीमियम चार्ज करेंगे। आप सोचिए 2 लाख रुपए पे चांदी ट्रेड कर रही है। सवाल ये है क्या अभी चांदी में पैसा लगा दें, क्योंकि चांदी क्या यहाँ से डबल होने वाली है। लोग बोल रहे हैं 4 लाख हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी, तो हम अभी पैसा लगा दें क्या? दूसरा सवाल, क्या यहाँ से चांदी गिरेगी, क्या क्रैश करेगी? अगर क्रैश करेगी तो क्या यहाँ पर चांदी को आकर फ्यूचर्स पर तो हम सेल कर सकते हैं ना, तो क्या कमोडिटी मार्केट में आके MCX पर आके चांदी को शॉर्ट करना शुरू कर दें? क्या चांदी यहाँ से गिरेगी? अब जो आपके सवाल है इनका तो मैं आपको डिटेल में जवाब देने वाला हूँ। बहुत मज़ा आएगा आपको आज की इस वीडियो के साथ, क्योंकि जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सिर्फ बताने नहीं वाला, दिखाने वाला हूँ, आपके होश उड़ने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा। जो मैं सिल्वर की बात कर रहा हूँ, सिल्वर ने जो अभी ये रैली दिखाई है, ऐसी रैली ये 2 बार पहले भी दिखा चुका है। एक 1980s में मैंने आपको हंट ब्रदर्स की स्टोरी बताई थी। हंट ब्रदर्स 3 भाई थे और बेसिकली इनके फादर एक ऑयल टाइकून थे, तो उनके पास पैसा बहुत था। तो इन्होंने क्या सोचा कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए हम अपना पैसा चांदी में डालते हैं। इन्होंने अपना पैसा चांदी में डाला तो चांदी भागने लगी। लोगों को लगा भैया हंट ब्रदर्स पैसा डाल रहे हैं तो हम भी डालेंगे। फिर स्पेक्यूलेशन होना शुरू हो गया। स्पेक्यूलेशन क्या हुआ, लोगों ने चांदी को लेवरेज पे खरीदना शुरू कर दिया। जैसे आप फ्यूचर्स खरीदते हो, ऑप्शंस खरीदते हो ना, बिल्कुल वैसे ही लोगों ने लेवरेज पे चांदी को खरीदा। बट उसके बाद गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, लेवरेज को काट दिया। अब लेवरेज काट दिया तो हंट ब्रदर्स भी और चांदी को खरीद नहीं पाए और चांदी का प्राइस ऑन द मूव गिरा। तो 1980s में जो ये एकदम से प्राइस बूम हुआ था और प्राइस गिरा, इसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी। फिर 2011 में चांदी भागी थी। अब जो ये 2011 में भागी थी, उस टाइम पर फेड बोल रहा था भैया ऑलमोस्ट 0 कर देंगे इंटरेस्ट रेट्स को। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी वो बैंकरप्सी की कगार पर थी, बट क्योंकि फेड ने बोला इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे तो चांदी में एक मैसिव बूम आया। बट उसके बाद चांदी में फिर से क्रैश देखने को मिला। अभी फिर से सवाल है, क्या हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी? क्या चांदी का प्राइस यहाँ से क्रैश करेगा? अगर चांदी का प्राइस क्रैश करेगा तो ये तो देखो ना क्या बड़े बड़े क्रैश आए, हम यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ इस बार कुछ अलग हो सकता है, आप कहोगे हर बार ऐसे ही होता है यार, कुछ अलग हो सकता है बट फिर प्राइस गिर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि शॉर्ट टर्म में चांदी के प्राइस गिर नहीं सकते, गिर सकते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ आपको ये जो प्राइस दिख रहा है ये गलत दिख रहा है। गलत दिख रहा है मतलब आपको दिख रहा है भैया चांदी का। अभी मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूं। अब अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको दिखेगा 1980s में चांदी भागी थी, फिर 2011 में भागी थी। बट अभी तो आप ये वाला चार्ट दिखा रहे थे जहां पे दिख रहा था 1980s का हाई 2011 में टूट गया और 2011 का हाई अभी 2025 में टूट गया। अब आप एक चार्ट दिखा रहे हो जिसमें 1980s का प्राइस सबसे ऊपर है, उसके बाद 2011 का प्राइस है, और अभी जो प्राइस हम 2025 में बैठे हैं ये तो अभी 2011 तक भी नहीं पहुंचा है। तो ये चार्ट अलग कैसे हो गया? चांदी का प्राइस नहीं हो सकता। ये चांदी का ही प्राइस है दोस्तों, बस इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड का मतलब क्या है? अरे मेरे भाई 1980s में जब चांदी भागी थी आपको प्राइस तो सेम दिख रहा है, बट क्या डॉलर का प्राइस सेम था? आपको कोई डॉलर तो डॉलर ही है, बट डॉलर की परचेसिंग पावर क्या थी तब? आप सोचो आज $100 की क्या वैल्यू है और 1980s में $100 की वैल्यू क्या थी? आप ऐसे समझिए, आज से मैं कई बार बात करता हूँ, जब मैं छोटा था तो हमारे गली मोहल्ले में एक टिक्की वाला आता था। वो टिक्की बेचता था। तो क्या करता था वो, एक रेडी पर टिक्की बनाता था और उसके पास एक बड़ी सी कढ़ाई होती थी। तो कढ़ाई को बजाता था। जब वो कढ़ाई को बजाता था तो सबको पता लग जाता था मोहल्ले वालों को कि टिक्की बेचने वाला है। वो 2.5 रुपये की एक टिक्की बेचता था, आलू की 2.5 रुपये की। मैं बचपन में 2.5 रुपये की टिक्की खरीदता था और लगभग 5 रुपये के अंदर इतनी सारी जलेबी खरीदता था। आज आप बताइए 2.5 रुपये में टिक्की कहाँ मिलेगी और 5 रुपये में इतनी सारी जलेबी कहाँ मिलेगी? ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। अब वही एक टिक्की 25 रुपये में भी नहीं मिलती है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। सिमिलरली 1980s में चांदी का भाव आपको सेम दिख रहा है, बट इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट करें तब चांदी बहुत ज़्यादा भाग गई थी। मतलब अगर आज के हिसाब से देखोगे तो लगभग $200 तब चांदी पहुंच गई थी, जो आज आपको $63 के आसपास दिख रही है। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने से हमें पता लगता है कि 1980s में चांदी का भाव 63 था ही नहीं। जो इंटरनेट पे लोग बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया।
2011 में देखें तो आज के हिसाब से चांदी का भाव उस टाइम पर 72 था, बट आज अगर आप देखोगे तो 63 भी नहीं है, 47 के आसपास ही है। इसका मतलब क्या है कि अभी चांदी में पोटेंशियल बाकी है दोस्तों। अगर ये एक स्पेक्यूलेशन है, अगर इसी तरीके से चांदी को क्रैश होना है तो चांदी को उतना भागना भी पड़ेगा। अभी चांदी के अंदर पोटेंशियल बाकी है। तो पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर चांदी में आपने अभी तक SIP शुरू नहीं करी है तो कर लो। आपको इतना बढ़ गया यार, अब थोड़ी करेंगे भाई, आपको क्या पता कि ये और नहीं बढ़ेगा, पता तो मुझे भी नहीं है। बट SIP शुरू करने का फायदा क्या है, अगर और बढ़ेगा तो हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बढ़ जाएगी, और अगर यहां से गिरेगा, थोड़ा बहुत गिरता जाएगा, तो मेरा जो पैसा है वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की वजह से वो नीचे के भाव में मैं चांदी को खरीदता जाऊंगा, और फिर जब चांदी बढ़ेगी तो प्रॉफिट आएगा। अच्छा, मैं आपको जो बोल रहा हूं ना, ये सेम अप्रोच मैं खुद फॉलो करता हूं। मैंने इस साल एक रियल एस्टेट खरीदी थी, जिसके लिए मुझे चांदी में मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। बहुत बड़ी मतलब एक्चुअल में बहुत बड़ी। मेरे पोर्टफोलियो साइज का आप लगभग मान लो 20% पैसा चांदी के अंदर था। वो चांदी हमने बेची, और इसी साल लगभग अप्रैल के अंदर मैंने चांदी को फिर से खरीदना शुरू किया। ETF के माध्यम से मैं खरीदता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी मेरे अकाउंट में जो सिल्वर की रिटर्न दिखा रहा है वो 43% दिखा रहा है, क्योंकि सिल्वर जब भी गिरती चली गई मैं खरीदता गया, जब भी थोड़ी सी गिरी मैंने खरीद लिया, जब भी थोड़ी सी गिरी मैंने खरीद लिया। तो उससे होता क्या है कि आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है और आपकी रिटर्न एक्सेप्शनल हो जाती है। जबकि मैंने इस साल अप्रैल से ही चांदी को खरीदा है, मैंने उससे पहले जो था वो बेच दिया था, वो प्रॉफिट बुक्ड है मेरा। अब मैंने आपको सिल्वर के अंदर SIP शुरू करने के लिए तो बोला है, बट आप गलती से भी सिल्वर के म्यूचुअल फंड में पैसे मत लगा देना। आप कह रहे हो यार SIP तो म्यूचुअल फंड में होती है ना, वो इंटरनेट पे इतने सारे बाबा सब बोलते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ। वो डबल काट रहे हैं आपका। कैसे समझाता हूँ, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। जब आप सिल्वर के कोई भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो आपको दिखेगा सिल्वर के जितने भी म्यूचुअल फंड हैं ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये सारे सिल्वर के म्यूचुअल फंड है। ये म्यूचुअल फंड नहीं है, ये फंड ऑफ फंड है। सबके आगे लिखा है FOF। तो FOF का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपको फ्री में मिल रही है, बट आपके बहुत पैसे बचाने वाली है। कोई भी खोल दीजिए, ठीक है, किसी भी फंड ऑफ फंड पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, आपको दिखेगा एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.12, कुछ है ही नहीं। मैं एक करके आपके सामने 3-4 खोलूंगा। निपॉन इंडिया, भाई निपॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड जो ETF का फंड ऑफ फंड है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.27 है। इसके अलावा कोई और ले लीजिए, SBI ले लीजिए, SBI का देखिए 0.30, ओके। HDFC ले लीजिए 0.23। आप कहोगे तो कुछ भी नहीं है ना, बहुत सस्ता है। भाई डबल मार पड़ रही है। कैसे? जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो वो सिल्वर के अंदर स्पेसिफिकली ये फंड ऑफ फंड है, तो फंड ऑफ फंड में डबल मार कैसे पड़ती है? आप जो पैसा लगा रहे हो वो ETF में ही लगा रहे हो, बट म्यूचुअल फंड के नाम पर आप 0.27% एक्स्ट्रा दे रहे हो। कैसे? जो सिल्वर का ETF है निपॉन का, उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.5 का, 0.56 का, मतलब आधा % का जो एक्सपेंस रेशियो ही। आप कहोगे तो बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड का कम है। नहीं भाई, 0.56 प्लस ये 0.27 ये आपसे चार्ज होगा, तो इफेक्टिवली आपको 0.8 पे मिल रहा है म्यूचुअल फंड। आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा सस्ता काम करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, आप एग्जाम्पल के लिए डालिए सिल्वर केस, इस पे जाइए, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.33, वन ऑफ द चीपेस्ट। अगर आप इन्हीं का म्यूचुअल फंड ले लेते तो आपको अलग से एक्सपेंस रेशियो 0.17 और देना पड़ता। तो इसलिए म्यूचुअल फंड नहीं खरीदना है। लोग कह रहे हैं ETF थोड़ा प्रीमियम पे चला जाता है। देखो इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे मैं निपॉन की बात कर रहा था, तो निपॉन का ही मैं आपको बताता हूं। आप गूगल पर जाके सिंपली लिख दीजिएगा INAV, सीधा आप INAV लिखोगे, आपको निपॉन के ETF की वेबसाइट दिखेगी। इस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा, आपको दिखेगा करंट INAV क्या है। तो ये होता है आपकी इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू जो रियल में होनी चाहिए, और ये है आपकी जो थी आपकी नेट एसेट वैल्यू। तो यहाँ पर जाके जब आप कमोडिटीज़ पर जाएंगे तो आपको कमोडिटी ETF दिखेगा, जैसे सिल्वर 20 दिखेगा, ये सिल्वर का ETF है। तो इसकी INAV इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू है 183 की,
और रियल प्राइस चल रहा है 179 का इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सिल्वर का ETF उसकी रियल वैल्यू से भी कम पे चल रहा है। इसलिए आपको SIP करनी है ETF के अंदर। किस में करनी है? ETF में। फ्री में जाके कर लो, किसी की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा, आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। स्क्रीन पर आपको एडिटर दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से ETF चूज करना है और आपको इन्वेस्टर मोड लेना है। जब भी आप अपना डीमेट अकाउंट खोलेंगे, इन्वेस्टर मोड के अंदर आप ETF सर्च करिएगा, म्यूचुअल फंड नहीं, और उस पर आप 500 रुपये महीने की, 1000 रुपये की SIP शुरू कर दीजिए। तो ये क्या होगा, आपकी एक तो सस्ती हो जाएगी और आपको म्यूचुअल फंड वाली डबल मारनी पड़ेगी। ये बताना आपको जरूरी था। और अगर आपको हमारी टीम की हेल्प चाहिए SIP शुरू करने के लिए, तो आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। अगर आपको SIP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमारी टीम फिगर आउट कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिल्वर नो डाउट अभी बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, बट फिर से सवाल आता है कि अगर आपको, मैंने बोला SIP शुरू कर दीजिए, बट क्या लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है? कमाल की बात है, मार्केट खुल गई है और अभी भी आप देख रहे हैं सिल्वर का प्राइस वहीं पर इंटैक्ट है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब सवाल ये है कि अगर मैं लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो क्या अभी कर दूँ? फिर देखिए, मैं आपको बोलूँगा नहीं, आपको डेली टाइम फ्रेम पर एक इंडिकेटर लगाना है EMA, और यहाँ पर आपको EMA की वैल्यू 9 की जगह कर देनी है कम से कम 50। अब आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए? जब प्राइस 50 EMA के आसपास हो, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा, अभी नहीं। हाँ, SIP से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइस ऊपर जाएगा तो भी SIP होगा, नीचे जाएगा तो भी SIP होगा, तो आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती रहेगी। बट यहाँ पर एक बार में पैसा लगाना है, नहीं, अभी मत लगाइए, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैंने आपको पहला पॉइंटर बता दिया कि सिल्वर क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस अभी पहुंचा ही नहीं है। जो लोग स्पेक्यूलेशन बोल रहे हैं, सिल्वर आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे बड़े बड़े आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पर दिख गए होंगे, मोतीलाल ओसवाल का आर्टिकल दिख गया होगा, 2.5 लाख सिल्वर हो सकती है 2026 में, हो सकती है भाई 4 लाख भी हो सकती है, किसी को नहीं पता, क्योंकि जब कॉमोडिटीज भागती हैं तो बहुत तेज भागती हैं। 2026 के अंदर आप देखिए सिर्फ 19% बढ़ा, 2017 में -3.8% था, 18 में ½ % माइनस था, 2019 में 22% बढ़ गया, 2020 में 44% बढ़ा। अगर आप 21 की बात करेंगे 8% गिर गया, 10% के आसपास 2022 में बढ़ा, 23 में 7.8, 24 में 17.2 और इस साल 100% से ऊपर भाई 100% बढ़ गया। सिल्वर का प्राइस 100% पार कर गया। बट बात यह है कि इतना बढ़ने के बाद क्या ये अगले साल भी 100% बढ़ेगा? जरूरी नहीं कि अभी बढ़ जाए, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता। कॉमोडिटीज़ की साइकिल थोड़ी अलग होती है, तो इसे आपको समझना ज़रूरी है कि सिल्वर हर साल ज़रूरी नहीं कि उतना ही बढ़े, गिर भी सकता है। इसलिए मैं आपको लमसम के लिए मना कर रहा हूँ। पहला फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि सिल्वर का प्राइस जो बढ़ रहा है अभी इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस तक नहीं पहुंचा। दूसरा फैक्टर, सिल्वर का प्राइस आगे क्यों बढ़ सकता है? एक तो फेड ने रेट कट किया, तो रेट कट की वजह से मुझे लग रहा है कि सिल्वर को पुश मिला है, जिसकी वजह से उसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि डॉलर टर्म्स में भी 63.3 का प्राइस पहुँच चुका है। अब इसमें हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो फिजिकल सिल्वर है उसकी शॉर्टेज आ गई है। जो लंदन के वॉल्ट्स हैं उनके अंदर अगर आप देखोगे क्रंच आ गया है, तो वहाँ पर अभी फिजिकल सिल्वर नहीं है। लंदन मंगवा रहा है सिल्वर, न्यूयॉर्क से, चाइना से सिल्वर इंपोर्ट कर रहा है, तो लंदन के वॉल्ट्स में अभी सिल्वर नहीं है, फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज चल रही है। इंडिया भी सिल्वर को इंपोर्ट करता है, तो जितना हमें ज़रूरत है, तो अगर आप देखोगे चाइना की इन्वेंट्रीज भी इस वक्त डिकेड लो पर है, मतलब 10-10 साल के लो पर चाइना के अंदर भी सिल्वर की शॉर्टेज आ गई है। क्योंकि सिल्वर की शॉर्टेज है फिजिकल मार्केट में, इसलिए सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे 2021 से अभी तक का मैं अगर आपको डेटा दिखाऊं, जो सिल्वर की प्रोडक्शन है वो यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, और जो सिल्वर की डिमांड है वो यहाँ पर आपको नीचे दिख रही है। तो सिल्वर की जो डिमांड है, वो सिल्वर की प्रोडक्शन से ज़्यादा है, इसलिए सप्लाई और डिमांड के अंदर क्योंकि गैप आ रहा है, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, इसलिए प्राइस भाग रहे हैं। तो अभी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो सिल्वर है कैसे निकलता है, सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट होता है। जब कॉपर माइन होता है, जिंक माइन होता है, तो अलग अलग मेटल्स जब माइन होते हैं तो उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है सिल्वर। अब ऐसा नहीं है कि अभी के लिए तो सप्लाई कम आ रही है जी एकदम से बढ़ जाएगी, तो हो सकता है अगले 5 साल भी सिल्वर की सप्लाई उतनी ज़्यादा ना बढ़े, तो और डिमांड उतनी रहे, तो सिल्वर का प्राइस भागता चला जाएगा। तो अगर आप मार्केट में देख रहे हैं कि सिल्वर का प्राइस भाग रहा है, यहाँ से मैं शॉर्ट कर दूँ,
तो भैया भागते हुए घोड़े को चने खिलाने चाहिए। उसके अगेंस्ट में अगर आप शॉर्ट करेंगे तो पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, इवन ज्वेलर्स तक की लंका डूब गई भाई, क्योंकि उन्हें लग रहा था इतना थोड़ी बढ़ जाएगा, इतना थोड़ी बढ़ जाएगा, और सिल्वर भागता चला गया। सो सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है, इसमें क्रैश भी बहुत फास्ट आते हैं और इसका प्राइस भी बहुत ऊपर जाता है। और अभी मैंने आपको डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस बढ़ने का मैंने आपको दूसरा फैक्टर दे दिया। जो मैं आपको फाइनल पॉइंट दे रहा हूँ उसे आप ना थोड़ा लॉन्गर पर्सपेक्टिव से समझिएगा। अभी जो हमारी बिजली प्रोड्यूस होती है उसके अंदर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, बट अब हम क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इंडिया भी क्लीन एनर्जी को एम कर रहा है। अब क्लीन एनर्जी के अंदर सोलर एनर्जी एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन के उभर रहा है पूरी दुनिया में। अब सोलर पैनल्स के अंदर फोटोवोल्टिक्स के लिए सिल्वर एक क्रिटिकल और इररिप्लेसेबल इनपुट हो जाता है, क्योंकि सोलर सेल्स के लिए सिल्वर चाहिए ही चाहिए। अब क्योंकि ग्लोबल डिमांड और ग्लोबल एडॉप्शन बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, एडॉप्शन भी बढ़ रहा है। आप भी सोच रहे हो घर के ऊपर सोलर लगवा ही लेता हूं, तो सोलर में तो चांदी लगेगी। अब चांदी लगेगी तो चांदी खरीदी जाएगी। अगेन लास्ट पॉइंट बताया, सप्लाई है नहीं, डिमांड आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो सिल्वर का प्राइस आप ही प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो मैं एक ईवी ले लेता हूं भाई, आज तेल भरवाऊंगा तो तेल तो बहुत महंगा होता जा रहा है, ईवी ले लेता हूं, अगर आप ईवी लेने के बारे में सोच रहे हो तो आप ही सिल्वर का डिमांड पुश कर रहे हो, क्योंकि सिल्वर आप समझिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर लगेगा ही लगेगा। और एक गाड़ी के अंदर लगभग 25 से 50 ग्राम सिल्वर चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए भी सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है। चाइना जैसी कंट्रीज के अंदर अब रोड पे साउंड ही नहीं सुनाई देता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आ गया, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़माना आ रहा है तो ये देखिए ये ट्रेंड चेंज है। अब जब भी ट्रेंड चेंज है और उसके अंदर जो मेजर चीज़ यूज़ हो रही है, आप उसके अगेंस्ट में बेट कर रहे हो तो प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। इसीलिए मैंने क्या बोला, सिल्वर की एसआईपी शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि आज भी मेरे घर में हो सकता है, आपके घर में सोलर पैनल्स नहीं लगे, हो सकता है मेरे घर में आज एक ईवी गाड़ी आ गई, आपके घर में भी ईवी की गाड़ी आ रही है, कल को एक की जगह 2 गाड़ी आएंगी, पड़ोसी की भी आएगी, तो सिल्वर की डिमांड पुश होती चली जाएगी। इसलिए और 5G और AI टेक्नोलॉजी के लिए भी, जो AI ड्रिवन हार्डवेयर्स हैं उसके लिए भी सिल्वर चाहिए। तो पूरा जो ट्रेंड है वो क्योंकि बदल रहा है, आपको भी ट्रेंड के साथ चेंज होना पड़ेगा। सो सिल्वर कैन बिकम अ न्यू गोल्ड। तो सिल्वर में एसआईपी को आप मिस कर ही नहीं सकते। आज ही सिल्वर के अंदर आप एसआईपी शुरू कीजिए। मैंने जो यहां पर आपको दिखाया है सिल्वर 183 रुपीज का है। अगर मैं सिल्वर केस डाल देता हूं तो ये तो और सस्ता आपको मिल जाएगा, सिर्फ 19 रुपए में, लगभग 20 रुपए में आप जाके सिल्वर केस खरीद सकते हो। तो आप 20 रुपए के अंदर सिल्वर खरीद रहे हैं। अब आपके पास ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा खरीद लो, और अपनी एसआईपी आप ETF में शुरू कर सकते हो। मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड से सस्ते ETFs हैं, सो यू कैन डू दैट। ऑल्दो ETFs के अंदर कभी कभी डिमांड की वजह से आपको दिखता है कि INAV उनकी चेंज हो सकती है, INAV कम है, प्राइस ज़्यादा है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप कैसे INAV गूगल पर लिख के चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको SIP करने के लिए हमारी टीम की ज़रूरत है तो एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे आप फिलअप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में एफर्ट्स लगते हैं, बट क्लैरिटी देना मेरा फोकस है कि आपको एक एक पॉइंट समझ आए। अगर आपको समझ आया तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और क्या आप SIP शुरू करने वाले हैं सिल्वर के अंदर? कमेंट में येस और नो जरूर बताइएगा। और ऑलरेडी कर ली तो भी आप कमेंट में येस लिख सकते हैं कि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं सिल्वर के अंदर। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।